अच्छा, तो मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुमसे जलती हूँ? माँ जी, देख रही हो ना आप अपनी छोटी बहू को, ये मुझे क्या बोल रही है कि मैं इससे जलती हूँ। माँ जी, दीदी तो अपने आगे किसी को समझने वाली ही नहीं है, लेकिन आप भी तो जानती ही हो कि मुझसे अच्छे पराठे कोई नहीं बनाता। आप बताओ माँ जी कि मैं अच्छे पराठे नहीं बनाती हूँ। माँ जी की चुप्पी से तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या कि मैं अच्छे पराठे बनाती हूँ? नीलम, तुम भी समझने की कोशिश करो कि ना दिव्या तुमसे छोटी है, तुम्हारी देवरानी है। अरे यार, वो कुछ कह भी रही है, कर भी रही है तो क्या हो गया। अरे छोड़ दो ना, बच्चा समझ के माफ कर दो। तुम क्यों उससे आगे बढ़ना चाहती हो? अरे हमारे लिए तुम दोनों एक बराबर हो, ना कोई ज्यादा है ना कोई कम है। आपको अपने भाई की बीवी की तारीफ करनी है तो खुल के करो ना। ये क्यों बोल रहे हो कि हम दोनों बराबर है? मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता कि हम दोनों एक बराबर है, बल्कि दिव्या तो मेरे आसपास की भी नहीं है। नीलम रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही थी कि तभी वहाँ नीलम से उसकी सास माला आकर कहती है, अरे बहू, आज नाश्ते में क्या बना रही है? कुछ अलग बन रहा है या रोज की तरह वही सब बना रही है? नहीं नहीं माँ जी, आज तो मैं सबके लिए कुछ स्पेशल बना रही हूँ। आज मैंने सबके लिए छोले पूरी बनाई है। काफी दिन हो गए थे ना, हमने ऐसा कुछ खाया भी नहीं था ना, इसीलिए। अरे ये तो बहुत अच्छा किया तूने। अच्छा हुआ छोले पूरी बना दी, मुझे भी ऐसा ही कुछ खाने का मन कर रहा था। देखा माँ जी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है और आपको क्या खाना है। अरे मेरी बहुरिया है ही इतनी समझदार। अरे अब तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये जो तेरी देवरानी आए वो भी तेरी तरह समझदार आ जाए और उसके हाथों में भी तेरे ही जितना स्वाद हो। माँ जी, आप चिंता क्यों कर रही हो? अगर स्वाद नहीं भी होगा तो आपकी बड़ी बहू तो है ही ना। मैं आपको रोज रोज एक से बढ़कर एक अच्छा खाना खिलाऊंगी। अरे बहू, तुझ पर तो मुझे आंखें बंद करके विश्वास है। जब से तू शादी करके इस घर में आई है तब से तूने ही तो सब कुछ संभाला है। अरे मुझे तो रसोई में आना ही नहीं पड़ता और तू सब कर देती है। माँ जी, आप कैसी बातें करती हो? मेरे होते हुए आप रसोई में जाओगी? पाप लगवाना है क्या मुझको? आप सासू और सास का काम हुक्म चलाना होता है, ना कि काम करना। अच्छा बहू, तू काम कर ले, मैं तुझे अब और परेशान नहीं करूंगी। कोई मदद चाहिए हो तो बता देना। कुछ दिनों बाद माला के छोटे बेटे अरुण की भी शादी हो जाती है और शादी के बाद माला की छोटी बहू दिव्या की पहली रसोई का दिन आता है और वो रसोई में सबके लिए चीज पराठा बना रही थी। तभी वहाँ नीलम आती है। अरे दिव्या, आज तो तुम्हारी पहली रसोई है। आज सबके लिए कुछ खास क्या बना रही हो? मैं सबके लिए चीज पराठे बना रही हूँ। मैंने सोचा आज क्यों ना सबके लिए पराठे हो जाएं, और वैसे भी मैं बहुत अच्छे चीज पराठे बनाती हूँ। देखना सबको बहुत पसंद आएंगे। बना लो जो भी बनाना हो, लेकिन यहाँ पर सबको मेरे हाथ का ही खाना पसंद आता है। फिर चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना बना ले, लेकिन कोई नहीं, तुम भी कोशिश कर सकती हो। दीदी, पहले भले ही सबको आपके हाथ का खाना पसंद आता होगा, लेकिन अब मैं आ गई हूँ। देखना कैसे देखते ही देखते मैं सबकी मनपसंद बहू हो जाऊंगी। अच्छा जी, चलो तुम इतना बोल ही रही हो तो हम भी तुम्हारे हाथ का खाना खाकर देख ही लेंगे। दिव्या और नीलम दोनों ही मन एक दूसरे को नापसंद करने लगते हैं। कुछ देर बाद जब दिव्या सबके लिए पराठे बना देती है और नाश्ते के लिए टेबल पर लगाती है, तभी वहाँ पर घर के सभी लोग खाना खाने आते हैं। माला और नीलम का पति दीपक जैसे ही चीज पराठा खाता है तो दोनों को वो पराठे बहुत पसंद आते हैं। वाह दिव्या बहू, आज तो सच में ऐसा लग रहा है कि कितने दिनों बाद कुछ अलग खा रही हूँ। माँ बिल्कुल सही कह रही हो, बहुत ही अच्छे पराठे बने हैं। दिव्या, मुझे 2 पराठे और देना। बहू मुझे तो दे दे, और वैसे भी इतने अच्छे पराठे मैं नहीं खा पाती हूँ, लेकिन अब तूने इतने अच्छे बनाए हैं कि रुका भी नहीं जा रहा। नीलम बहू, तू भी दिव्या बहू से ऐसे ही पराठे बनाने सीख ले तो मजा आ जाए। माँ जी, आप लोग तो ऐसे तारीफ कर रहे हो जैसे आपने आज से पहले इससे अच्छे पराठे कभी खाए ही नहीं हो। अरे आप लोग तो इससे कई ज्यादा अच्छे पराठे खाते हो मेरे हाथों के। नीलम, तुम भी पराठे अच्छा बनाती हो, लेकिन ना दिव्या के हाथ के पराठे की बात ही कुछ अलग है। अरे क्या स्वाद है। अरे एक बार तुम भी खा के देखो, तुम खाओगी ना, पक्का कह रहा हूँ, तुम भी ना दिव्या की फैन हो जाओगी। अब तो कहना पड़ेगा भाई, आप पराठे हो तो दिव्या बहू के हाथ के पराठे हो, वरना पराठे हो ही ना। देखा दीदी, मैंने कहा था ना कि मैं पराठे बनाऊंगी तो सब आपके हाथ का खाना भूल जाएंगे, और देखो वही हुआ। यहाँ कोई आपके बनाए खाने को पूछ भी नहीं रहा है। क्या दीदी, आप भी ना।
आज तो इसने सबकी तारीफें बटोर ली, लेकिन देखना मैं भी कम नहीं हूँ। कल ऐसे पराठे बनाऊंगी ना कि आज जिस तारीफ से इतना उड़ रही है ना, कल उतनी ही जोर से जमीन पर आकर गिरेगी। नीलम को बहुत गुस्सा आता है और जब सब लोग दिव्या की तारीफ करते हैं और वो अगले दिन सबके लिए प्याज के चटपटे से पराठे बनाती है। और जब सब वो पराठे खाते हैं तो जैसे ही माला वो पराठे खा रही थी, तभी उसकी पड़ोसन सुजाता आती है और वो भी माला के साथ साथ पराठे खाने लगती है। बाहर कहीं से मंगवाए हैं क्या ये पराठे? अरे नहीं, ये मेरे बहू नीलम ने बनाए हैं। क्यों, क्या हुआ, तुझे अच्छे नहीं लगे क्या? अरे इतने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं कि मैं क्या ही कहूँ। सही है माला, तेरा तो घर में इतनी अच्छी बहू मिल गई जो इतना अच्छा अच्छा खाना बनाती है। आंटी, आपको पराठे इतने पसंद आए? अरे भाई, पसंद कैसे ना आई, तूने बनाया ही इतना अच्छा है। मैं तो कब से तुझे जानती हूँ माला, लेकिन अब तक मुझे ये नहीं पता था कि तेरी बहू इतना अच्छा पराठा बनाना भी जानती हैं। अब मैं अपनी तारीफ क्या ही करूँ। कुछ लोग होते हैं जो खुद के आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है, लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अच्छा बनाती हूँ पराठा, लेकिन कभी घमंड नहीं किया है। नीलम अब खुद ही अपनी तारीफ के पुल बांधे जा रही थी कि तभी वहाँ दिव्या अपने हाथ के लच्छेदार पराठे लेकर आती है और वो सुजाता को खिलाती है। सुजाता को लच्छे वाले पराठे भी बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह, ये भी कितना बढ़िया है। दिव्या बहू, तूने बनाया है? जी, ये मैंने ही बनाया है। मैं तो आलू के पराठे इससे भी कहीं ज्यादा अच्छे बनाना जानती हूँ। आपको नहीं पता, लेकिन मेरे मायके में सब लोग मेरे हाथ के पराठों की ही तारीफ करते हैं। अरे माला, कहाँ से ऐसी हीरे जैसी बहुएं लेकर आई है? बिल्कुल हीरा है, हीरा। और इनके हाथ के पराठे तो सच में खाकर मजा ही आ गया। अच्छा नीलम और दिव्या बहू, जरा कुछ पराठे मेरे घर के लिए भी दे दो। दिव्या और नीलम अब हर जगह खुद को ही बस आगे देखना चाहती थी। ऐसे ही कई दिन निकल रहे थे, लेकिन अब भी दोनों की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। कुछ दिनों बाद नीलम ने प्याज के पराठे और वेज सब्जी वाले पराठे और दूसरी तरफ दिव्या ने आलू, चीज और लच्छा पराठे बनाकर तैयार कर लिए थे, जिसे देखकर माला और दीपक का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे तुम दोनों ये क्या क्या बेचने निकली हो? तुम दोनों ने ये 5 पराठे क्यों बनाए हैं? माँ जी, ये दिव्या को ज्यादा ही बनती है। आपको नहीं पता, लेकिन ये खुद को मास्टर शेफ समझती है। और आपको पता है कि ये क्या बोलती है कि मुझसे अच्छा पराठा तो कोई बना ही नहीं सकता है। हाँ, तो पूरी बात बोलो ना दीदी। मैं ही नहीं, बल्कि आप भी तो यही बोलती हैं कि आपसे अच्छे पराठे कोई नहीं बना सकता। और जब मेरे अच्छे पराठों की तारीफ हुई तो आपको जलन हो रही है। अच्छा, तो मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुमसे जलती हूँ? माँ जी, देख रही हो ना आप अपनी छोटी बहू को, ये मुझे क्या बोल रही है कि मैं इससे जलती हूँ। माँ जी, दीदी तो अपने आगे किसी को समझने वाली ही नहीं है, लेकिन आप भी तो जानती ही हो कि मुझसे अच्छे पराठे कोई नहीं बनाता। आप बताओ माँ जी कि मैं अच्छे पराठे नहीं बनाती हूँ? माँ जी की चुप्पी से तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या कि मैं अच्छे पराठे बनाती हूँ? नीलम, तुम भी समझने की कोशिश करो कि ना दिव्या तुमसे छोटी है, तुम्हारी देवरानी है। अरे यार, वो कुछ कह भी रही है, कर भी रही है, तो क्या हो गया? अरे छोड़ दो ना, बच्चा समझ के माफ कर दो। तुम क्यों उससे आगे बढ़ना चाहती हो? अरे हमारे लिए तुम दोनों एक बराबर हो, ना कोई ज्यादा है ना कोई कम है। आपको अपने भाई की बीवी की तारीफ करनी है तो खुल के करो ना। ये क्यों बोल रहे हो कि हम दोनों बराबर है? मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता कि हम दोनों एक बराबर है, बल्कि दिव्या तो मेरे आसपास की भी नहीं है। बस करो तुम दोनों। अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। तुम दोनों घर की बहुएं हो, लक्ष्मी हो, लेकिन नहीं, तुम दोनों को तो लड़ना है बस। तो चलो अब एक काम करते हैं, तुम दोनों अपने इन 5 परोठों की दुकान खोल लो और बेचना शुरू कर दो। जिसकी ज्यादा बिक्री हुई वो खुद समझ जाना। माला के कहने पर वो दोनों अब दुकान खोल लेते हैं और दोनों की दुकान बहुत अच्छी चलती है। लेकिन जिस दुकान को बस एक मुकाबले के लिए खोला गया था, अब उस दुकान को वो पैसा कमाने के साधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यार, मेरी आंखें ना जाने कब ठीक होंगी। मेरी देखने की वजह से लोगों को गलतफहमी हो जाती है और मेरी माँ से पिट जाते हैं। अरे तू चिंता क्यों करती है, सब ठीक हो जाएगा। और अगर कोई लड़का पिटता है तो इसमें तेरी गलती तो नहीं है ना। ये तो तुझे और मुझे पता है, बाकी लोगों को ये बात कौन समझाए कि मेरी निगाहें ही खराब है। अरे माता, तू शांत हो जा। चल अब घर चलते हैं, वरना अभी तेरी खूबसूरती के पीछे और आ जाएंगे। रिया और सुमन जा ही रहे होते हैं कि तभी केशव नाम का एक लड़का रिया को देखता है और खुद से बोलता है, अरे ये लड़की मुझे देख रही है, क्या बवाल लग रही है ये तो। आज तो इस लड़की को सेट कर लूंगा। केशव भी सुमन और रिया की रिक्शे का पीछा करते हुए रिया के घर पहुंच जाता है
और रिया को रोकते हुए कहता है। एक्सक्यूज मी मिस। क्या है, किससे मिलना है और मेरे घर के आगे क्यों रुके हो? मैडम आप इनको बोलिए ना, मैं तो यहाँ पे हूँ। ये मेरे पीछे किसको देख रही है? अरे मैं तुमको ही देख रही हूँ, बोलो क्या काम है? काम तो कुछ नहीं है, लेकिन मैंने बाजार में आपको देखा ना, तो आपका पीछा करते हुए आपके घर तक आ गया। दिमाग तो ठीक है, तुम जैसे छपरी लड़कों को मैं भला क्यों देखूंगी? अरे झूठ क्यों कह रही हो? अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तुम ना मेरी तरफ देखे जा रही थी और साथ में आंख भी मार रही थी। बड़ी धोखेबाज हो तुम तो। ओ हेलो, तुमको कुछ नहीं बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कुछ भी बोलोगे। मैं अभी अपनी माँ को बुलाऊं क्या? जिसको बुलाना है ना बुला लो। अब तो मैं इतनी दूर आया हूँ, नंबर तो लेकर ही जाऊंगा। चलो फटाफट से नंबर दो ना। अपनी चप्पल का नंबर बताऊं क्या? तुम जैसे लड़कों को तो मैं भाव तक नहीं देती हूँ। शांत हो जा रिया, लगता है इसको भी गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी? अरे कैसी गलतफहमी? अरे इसने देखा था मुझे। यही कि जिससे तुम नंबर मांग रहे हो उसकी निगाहें खराब हो गई है, मतलब कि कहीं पर निगाह है और कहीं और पर निशाना। अच्छा तो मैडम जी अपनी आंखें ठीक करवा लो और खामा ना इतनी मेहनत करवा दी। आगे से ना अपनी आंखों पे ना चश्मा लगा के रखना, वरना मुझ जैसे बंदों को धोखा हो जाता है। तुमको उससे क्या मतलब है? मैं बाहर कैसे भी जाऊँ, तुम अपना काम करो। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, लड़की के पीछे नंबर लेने आ जाते हैं। रिया केशव को बुरा भला बोलकर वहाँ से भगा देती है और अपने घर चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और गुजरते वक्त के साथ साथ आए दिन कोई ना कोई रिया के पीछे उसके नंबर लेने के लिए उसके घर आ जाया करता। ऐसे ही एक दिन रिया अपनी माँ सरला के साथ एक पार्क में घूमने के लिए जाती है, जहाँ पर रिया की तरफ एक लड़का बार बार देख रहा था। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि केशव था। सरला केशव के पास जाती है। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या, जो लड़की को ही देखे जा रहा है? अरे मैं कहा, आपकी बेटी मुझे देख रही थी। मेरी बेटी तुझे देखेगी? अपनी शक्ल देखी है तूने? बिल्कुल गली के कुत्ते की तरह है तेरा मुंह, और मेरी बेटी तुझे देखेगी? ओ मैडम जी, अगर मेरी शक्ल ना गली के कुत्ते की तरह है ना, तो आपकी जो बेटी है ना हूर की परी नहीं है, वो भी ना मुझ जैसी ही लगती है। तभी तो मैं उसको देख रहा था। क्या मतलब है तेरा? तू रुक अभी। सरला इतना बोलकर केशव को मारने लगती है। सरला को केशव को मारते देखकर रिया उन दोनों के पास जाती है। क्या हुआ माँ, आप इनको मार क्यों रही हो? अरे देख रही हो ना, आपकी बेटी भी मुझसे बहुत प्यार करती है, तभी तो मुझे पीटते हुए देख नहीं पाई और बचाने आ गई। शट अप। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हें कोई ऐसे ही पीटे कि तुम किसी और लड़की को दोबारा ना देख सको। रिया, तू इसको पहले से जानती है क्या? हाँ और क्या, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत अच्छे से जानते भी एक दूसरे को। क्या? माँ ये झूठ बोल रहा है, मैं इसको नहीं जानती हूँ, बल्कि कुछ दिन पहले ये मेरा पीछा करते हुए घर तक आ गया था और मुझसे नंबर भी मांग रहा था। आए हाय, शर्म नहीं आई तुझे अपनी दीदी की उम्र की लड़की से नंबर मांगते हुए? ओ हेलो आंटी जी, दीदी होगी आपके बेटे की। मेरी तो जान है जान। उस दिन आपकी बेटी ने मुझे देख के आंख मारी थी और इशारे कर रही थी, इसलिए मैं इसके पीछे आया था। क्या बोला? जान है तेरी? रुक जा, मैं अभी तेरी जान निकालती हूँ। माँ जाने दो इसको सुमन ने भी बता दिया था कि मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, लेकिन इस गधे के बच्चे को उसकी बात समझ ही नहीं आई। रिया इतना बोलती है और सरला उसे मारने लगती है। केशव जैसे तैसे करके अपने आप को बचाकर वहाँ से भाग जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन सरला की पड़ोसन विमला घर आती है। सरला, कहाँ है तू? आंटी जी माँ घर में नहीं है, आपको कोई काम था क्या? हाँ बेटा, काम तो था, लेकिन तू ये सब छोड़, ये बता तू कैसी है? जी आंटी, आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ। आपके घर में सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। अच्छा, जब तेरी माँ घर आ जाए तो बोल दियो मैं आई थी। जी आंटी जी मैं बोल दूंगी, आपको मैं गेट तक छोड़ देती हूँ। रिया विमला को गेट तक छोड़ने जाती है। रिया के गेट के बाहर ही एक गुटखा खा रहा लड़का खड़ा था। रिया विमला को बाहर छोड़कर खड़ी हो जाती है। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। ठीक है आंटी जी। रिया इतना बोलकर वहीं खड़ी होती है। तभी विमला देखती है कि रिया उस लड़के की तरफ देखे जा रही थी और वो अपने मन में कहती है, लगता है ये लड़का रिया का आशिक है, तभी रिया बार बार इसी की तरफ देखे जा रही है। दोनों को शर्म ही नहीं है कि सामने कोई बड़ा खड़ा है। दोनों नैन मटक्का कर रहे हैं। क्या हुआ आंटी जी, आप कुछ भूल गयी क्या? नहीं नहीं, मैं कह रही थी कि बेटा आजकल का जमाना बहुत बेकार है। तुम जानते नहीं हो, लड़के बहुत बेकार हैं, वो तुम्हें अपनी जाल में फंसा लेते हैं। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि लड़कों से दूर ही रहो।
क्या हुआ इसको? ये ऐसे क्यों बोलने लग गई? कहीं इसने गलत तो नहीं समझ लिया ना? क्या हुआ बेटा, तू सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ आंटी जी, मैं सब सुन रही हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि आपने अचानक से टॉपिक चेंज क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि तू यहाँ खड़ी होकर अपने बॉयफ्रेंड को देख रही है। देख तो जरा लड़के को, क्या है उसमें? लप्पू सा तो है ही, मुंह में गुटखा भरा है, झिंगूर सा दिखता है। अरे आप जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, आप मुझे गलत समझ रही हो। बेटा तू जिस उम्र से गुजर रही है ना, उस उम्र से मैं गुजर चुकी हूँ, इसलिए तू मुझे मत समझा कि मैं क्या समझ रही हूँ। विमला रिया की पूरी बात सुनती नहीं है और वहाँ से चली जाती है। विमला के जाने के बाद रिया भी अपने घर में चली जाती है। शाम के समय विमला दोबारा सरला के घर जा रही थी, तभी उसको सुबह वाला लड़का दिखता है और वो खुद से बोलती है, कैसा लड़का है ये, अभी तक यही है? रुक जा, अभी सरला की बेटी के कारनामे बताती हूँ। उसका आशिक उसके घर के बाहर खड़ा रहता है। विमला जल्दी से सरला के घर जाती है और उसका नाम पुकारने लगती है। तभी सरला और रिया दोनों आते हैं। क्या हुआ विमला, क्यों गला फाड़ रही है? बात ही ऐसी है, क्या करूँ? अगर तुझे नहीं बताया तो तेरे हाथ से सब निकल जाएगा और तेरी बदनामी हो जाएगी। क्या बोले जा रही है? कौन हाथ से निकल जाएगा और मेरी बदनामी क्यों होगी? अरे बाहर तेरी बेटी का आशिक खड़ा है, आज सुबह से ही उस लड़के को ही देख रही है। क्या बकवास कर रही हो आप? मेरा कौन सा आशिक है और मैंने कब देखा किसी को? बेटा झूठ मत बोल, अगर तू प्यार करती है तो अपनी माँ को बता दे। अगर तेरी माँ को वो लड़का अच्छा लगता है तो वो तेरी शादी करा देंगी। पक्का पार्क वाला लड़का होगा। आज तो उसको छोड़ूंगी नहीं, आज तो उसको अच्छे से सबक सिखाऊंगी। सरला झाड़ू लेकर बाहर जाती है और उसे कोई दिखाई नहीं देता, जिसके बाद रिया सरला को बताती है कि विमला का बेटा ही उसका बॉयफ्रेंड है। विमला ये बात सुनकर सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है और कहती है, ये तो वही बात हो गई, कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना। विमला की बात सुनकर सरला और रिया हंसने लगती हैं और कुछ टाइम बाद विमला के बेटे और रिया की शादी भी हो जाती है। सरला हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है, तभी अचानक से आंधी और बारिश देख सरला अपनी छत से कपड़े उतारने जाती है। हे भगवान रहम कर दे, 4 दिन से बरसाए ही जा रहा है, अब क्या बाढ़ लाकर मानेगा? माँ जी बाढ़ भी आ जाए ना तो अच्छा है, देखो ना ये बारिश कितनी सुहानी है। अरे नाचना बंद कर और कपड़े ले चल, बारिश बहुत तेज होने वाली है। नाचू मैं आज छम 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 छम। लगता है मुझे ही कपड़े लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि मोरनी तो अब बारिश खत्म होने से पहले यहाँ से जाएगी नहीं। अब सरला छत से कपड़े लेकर आती है, इधर बारिश भी जोर पकड़ लेती है और खूब बारिश होने लगती है और उसमें सीमा नाच नाच कर नहा रही होती है। अब जैसे ही बारिश छटती है वैसे ही सीमा अपनी सास सरला को आकर अपना फोन दिखाती है। क्या हुआ इसे? ये तुम मुझे क्यों दिखा रही है? कहीं इसे भी तूने अपने साथ नहला तो नहीं दिया? हाँ माँ जी, मैं इसे छत पर रखकर नहाने लगी और अब देखो ना ये चल ही नहीं रहा है। बहुत ही बढ़िया, कोई कमी छोड़ी है तूने मेरे बेटे की जेब ढीली करने में। जब देखो तब आज ये लेना है तो कल के लिए ये नहीं है। माँ जी आप खाने का देख लो, मैं विमला आंटी की बहू मधु के साथ थोड़ा मार्केट होकर आती हूँ। थोड़ा क्यों बहू, पूरी मार्केट हुआ, क्योंकि तुझे मेरी सुननी नहीं है और करनी अपनी ही है। अब सीमा विमला की बहू मधु के साथ मार्केट फोन की शॉपिंग करने के लिए निकल पड़ती है। सीमा सच कहूँ तो मेरी सास मुझे आने ही नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने कहा कि माँ जी मुझे जाने दीजिए, आपके लिए भी गोलगप्पे लेकर आऊंगी, तब जाकर मानी बढ़िया। अरे मेरी सासू माँ तो बहुत ही भोली है, एक बार गोली दे दो बस, फिर क्या मजाल है जो मुझे रोक सके। अब दोनों बातें करते हुए मार्केट पहुंचकर वहां से फोन खरीदकर वापस लौट रहे होते हैं। तभी फिर से काले बादल देख सीमा मधु से कहती है, अरे मधु देख लगता है बारिश आने वाली है, अगर हम रास्ते में रहे और बारिश आई फिर तो मजा ही आ जाएगा। अरे नहीं नहीं, मुझे अब और नहीं भीगना, मैं अभी ही दोपहर में बारिश में नहाकर आई हूँ। अब मधु के कहने पर सीमा और मधु दोनों एक दुकान के पास खड़ी हो जाती हैं, ताकि बारिश रुकने पर वो अपने घर निकले। लेकिन 1 घंटे से भी ज्यादा बीत जाता है और बारिश बंद नहीं होती। मधु हम कब तक यहाँ खड़े रहेंगे, चल घर चलते हैं, नहीं तो मेरी सासू माँ भी मुझे बहुत सुनाने वाली है। क्यों? तू तो अभी कह रही थी कि मैं उन्हें गोली देकर आई हूँ, और अब क्या हुआ तेरी उन गोलियों को? अरे लेट होगा तो कोई भी बोलेगा,
चल इस बारिश में गीले होते हुए चलते हैं। अब इतना कहने के बाद दोनों तेज बारिश में ही अपने घर की तरफ निकल पड़ती हैं। अब रास्ते में वो कुछ दूर ही जाती हैं कि तभी देखती हैं कि घुटने तक पानी भरा हुआ है। मधु ये क्या, यहाँ तो हद से ज्यादा पानी भरा हुआ है। अब हम घर कैसे जाएंगे? भैंस की आँख दिखता नहीं क्या? अंधा है? कीड़े पड़े तुझे, तेरे सारे खानदान वालों को कीड़े पड़े। चुप कर, वो तो कब का चला गया। चल अब लगता है हमें भी इसी पानी में से जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे पानी से बहुत डर लगता है, कहीं मैं बह गई तो। इतना भी पानी नहीं है कि तू बह जाएगी। चल मेरा हाथ पकड़ और मेरे साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए चल। अब दोनों ही घुटने जितने पानी के रास्ते अपने घर की तरफ जाने लगती हैं। तभी कुछ दूर चलने के बाद सीमा एक गड्ढे में गिर जाती है और साथ में मधु को भी खींच लेती है। अब दोनों कमर से ऊपर पानी में डूब जाती हैं। ये क्या है? कोई मुझे बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मैं मरना नहीं चाहती। अरे चुप कर, कोई तो आ ही जाएगा बचाने। चिल्लाकर अपनी खूबसूरती को कम क्यों कर रही है? साथ में मेरी खूबसूरती को भी दांव पे लगा रही है। मेरी गलती थी जो मैंने इस मनहूस घड़ी में तेरे साथ बारिश में शॉपिंग करने का प्लान बनाया। अरे तूने खुद ही तो बोला कि अभी चल कर ले आते हैं और अब मुझे फंसा रही है। अरे कोई तो बचाओ, हम पर रहम खाओ, हम डूब रहे हैं। हेल्प करो प्लीज, कोई मदद कर दो। अब मधु की आवाज सुनकर कई लोग दोनों को उस पानी से निकालते हैं। अब जब वो लोग सीमा को निकाल रहे होते हैं तभी पानी में सीमा की सैंडल रह जाती है। अब वो पानी पार होने के बाद मधु से कहती है, अरे मेरी सैंडल अंदर ही रह गई, कोई तो उसे निकालो। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ से चल रही है या फिर इसमें डूब कर ही मरना है तुझे? मेरी सैंडल तो फिर भी ठीक है, अगर नहीं भी मिली तो दूसरी आ जाएगी। लेकिन ये महंगा फोन, इसका क्या? ये भी मेरे साथ साथ गीला हो गया है। लो, गई भैंस पानी में। सीमा, अब मुझे वापस से उस पानी में नहीं जाना। तुम्हारा फोन है, तुम संभालो। अब सीमा घर पहुंचती है। तभी सरला और विमला जो बैठकर बातें कर रही होती हैं, वो अपनी अपनी बहू को गंदा देखकर कहती हैं, बहू, ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है? कहाँ कीचड़ में खेल कर आए हो तुम दोनों? वो सीमा मुझे घुटनों जितने पानी में लेकर आई है और इसकी वजह से मैं और ये दोनों गिर गए। राम राम, इसे मैंने पहले ही मना किया था, बारिश में कहीं मत जा, लेकिन ये मानती ही नहीं। अरे सरला आंटी, ये तो मुझे आज मारी डालती उस गंदे पानी में डुबोकर। और ये बता, जब तू ठीक नहीं है तो तेरा नया फोन ठीक है या उसे भी गंगा में डुबकी लगवा कर आई है? अरे आंटी, ये देखो, वो भी नहीं चल रहा है। और बहू, तू घर चल, आज तुझे बारिश में शॉपिंग करने का मजा चखाती हूँ। सारा काम धंधा छोड़कर निकल जो पड़ती है। बहू, अब तू नहीं जाएगी बारिश में शॉपिंग पर। पहले तो तू मुझे ये बता कि ये फोन कितने का लाई है जिसका तू सत्यानाश मार चुकी है? वो माँ जी, बस 35,000 का, पर अब ये भी नहीं चल रहा है। तो ये पैसे तू मेरे बेटे की किडनी या गुर्दा बेचकर चुकाएगी? माँ जी, ये फोन तो मैं उनके नाम पर ही उधार लेकर आई हूँ। अब देर शाम सरला और सीमा रोहित का इंतजार कर रहे होते हैं। माँ जी, आज तो मैं गई, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप मेरी माँ को फोन करके ये जरूर कहिएगा कि उनकी बेटी की जान बारिश की शॉपिंग की वजह से गई है। शुभ शुभ बोल बहू, तेरे साथ मेरी भी गर्दन कटेगी। माँ जी, सारी गलती मेरी है जो मैं इस बारिश के मौसम में शॉपिंग करने के लिए निकल पड़ी। ना जाने कितनी बार मैं इस बारिश में आंधी तूफानों से लड़ते हुए शॉपिंग पर गई हूँ। हाँ बहू, भला तेरी बारिश में शॉपिंग की आदत कैसे भूल सकती हूँ जिसमें तूने अनगिनत छाते उड़ाए हैं। माँ जी, वो तो हवा की वजह से हुआ है, लेकिन आज के बाद से लगता नहीं कि मुझे शॉपिंग नसीब होगी, क्योंकि वो तो मुझे आज ही मार डालेंगे। अब कुछ समय बाद ही रोहित घर आ जाता है। अब रोहित सीमा के हाथों में पट्टी देखकर कुछ नहीं कहता। रोहित, हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं माँ, भूख नहीं है, मैं बाहर से ही खाकर आया हूँ। अब जैसे ही रोहित हॉल में टीवी देखने बैठता है, वैसे ही रोहित के फोन वाले दोस्त का फोन आ जाता है और वो रोहित को फोन के बारे में बता देता है। अरे सीमा, तुमने फोन ले लिया, मुझे दिखाया भी नहीं। जी, वो मैं आपको बताने ही वाली थी। अरे ये सब छोड़ो और फोन दिखाओ कैसा है, मैं भी तो देखूं तुम्हारा महंगा फोन। दरअसल वो फोन रोहित, बहू आज आते वक्त पानी में गिर गई, गहरे पानी में, जिससे उसका नया फोन भी उसमें गीला हो गया। क्या आज ही फोन लिया और आज ही खराब कर दिया? वो मैंने ही इसे बारिश में भेजा था, ये तो जा भी नहीं रही थी।
अरे माँ, क्या करूँ मैं इसका? कितनी बार समझाया है आप लोगों को कि घर से बाहर सही वक्त पर निकला करो। बेटा अब क्या करेगा, गलती से हो गया, जानबूझकर थोड़ी किया है ये सब। जो भी किया है वो सही तो नहीं, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि मेरा दोस्त इसे बदलवा देगा। क्या आप सच कह रहे हैं? ये सब मेरी गलती थी। आप माँ जी को कुछ मत कहिए। अच्छा, तो ये सब तुम ही कर सकती हो, क्योंकि मेरी माँ इन सब चीजों में बहुत भोली है। अब इस फोन का पैसा अपने जेब से भरो, 2 बार इसमें शॉपिंग करने का मजा निकलेगा तुम्हारा। रोहित ने झूठ कहा कि उसका दोस्त फोन ठीक करवा देगा, क्योंकि इतना कहते ही सीमा की सच्चाई उसके सामने आ गई और वो फंस गई। हालांकि अब वो दोबारा कभी भी बारिश में शॉपिंग करने का मन नहीं बनाती। रिमझिम अपनी माँ जानकी के साथ रहा करती थी। रिमझिम दिखने में बहुत ही दुबली पतली सी थी, इसीलिए उसकी माँ जानकी उसे हर कुछ घंटों में कुछ न कुछ खिलाती पिलाती रहती। हर घंटे खाने पीने की वजह से रिमझिम को बहुत भूख लगती। इतना खाने के बावजूद फिर भी वो बेचारी भूखी की भूखी ही रह जाती। आइए देखते हैं कि रिमझिम अपनी माँ से क्या कहती है। माँ, बहुत भूख लग रही है, कब मिलेगा खाने को मुझे? माँ, मैंने कितने वक्त से अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, इसीलिए शायद पहले से और ज्यादा दुबली हो गई हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मेरी शादी कभी नहीं होगी। ये ले खा, सुबह से भूखी है मेरी लाडो। मेरी बच्ची कितनी दुबली हो गई है। तुझे बचपन से खिलाया जा रही हूँ, लेकिन तू दुबली पतली ही रहेगी। हे ऊपर वाले, कहीं मेरी बेटी को कोई बीमारी ना हो गई हो। माँ, ये क्या बोल रही हो? मैं बिल्कुल फिट हूँ, देखो मुझे, कहाँ हूँ मैं बीमार? कुछ भी बोलती हो आप, मैं बस पतली हूँ और मुझे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन बेटी, तुझे देखकर हर कोई बोलेगा, पता है तुझे, कुपोषित। शायद तुझे कुपोषण वाली बीमारी हो गई है। मैं कल मंदिर जाकर तेरी सेहत की प्रार्थना करूंगी। माँ, अगर कोई बीमार जैसा दिखे तो उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, ना कि मंदिर जाकर उसके लिए प्रार्थना करते हैं। ये लो, मेरा खाना भी खत्म हो गया है, अब मैं क्या खाऊंगी? आप जल्दी से कुछ और बना दो। डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे होने चाहिए बेटी। सारे पैसे तो हमारे खाने में खर्च हो जाते हैं। अब डॉक्टर को क्या कागज के रुपए दूंगी? थोड़ा रुको, अभी लेकर आती हूँ खाना। पता नहीं कौन करेगा भुक्कड़ से शादी। जानकी अपने कमरे से ज्यादा रसोई घर में रहा करती, क्योंकि उसकी बेटी को हर घंटे कुछ न कुछ भूख लगती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और दिन महीनों में बीतते हैं। इसी बीच रिमझिम की शादी सागर नाम के लड़के से होती है। रिमझिम का स्वागत उसकी सास करती है और रिमझिम को अंदर बैठाती है। तभी सुनीता की बड़ी बहू लीला रिमझिम से कहती है, क्या बात है देवरानी जी, तुम इतनी दुबली पतली सी हो, कुछ खिलाती पिलाती नहीं थी क्या तुम्हारी माँ? देखकर लग रहा है सारा खाना वो खुद ही खा जाया करती होंगी। ऐसा है दीदी, हमारे घर में खाना कम बनता है, इसीलिए मैंने कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया। आज के बाद खाया करूँगी, देखते हैं कितना तंदुरुस्त बनती हूँ। क्या बात है, मुझे लगा शरीर में जान नहीं है तो शायद जुबान भी ना हो, पर मैं गलत हूँ। तुम्हारी जुबान तो ट्रेन से भी लंबी है, संभल कर, कहीं कट ना जाए। बस करो, नई बहू है, आते ही उसकी खिंचाई शुरू कर दी। अब दोनों अपना मूड ठीक करो और हंसो। माँ जी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने पीने को मिलेगा क्या? वो क्या है ना, मैंने बहुत समय से कुछ भी नहीं खाया है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, कहीं और ज्यादा दुबली पतली ना हो जाऊं। ये किसने कह दिया? अगर कुछ वक्त तक खाना नहीं खाओगी तो तुम दुबली हो जाओगी। मेरी प्यारी देवरानी जी, आप पहले से दुबले हो तो इससे ज्यादा नहीं हो सकती। माँ जी, मैं मजाक से हटकर बोल रही हूँ, मुझे खाना दे दीजिए, वरना मैं यहीं जमीन पर लेटकर रोने लगूंगी। रुक बहू, मैं तेरे लिए अभी कुछ लेकर आती हूँ खाने को। आराम से खाना खाकर रेस्ट कर ले, सुबह जल्दी उठना है। सुनीता अपनी छोटी बहू रिमझिम को खाना लाकर दे देती है और रिमझिम भी खाना खाकर सो जाती है। ऐसे ही अगली सुबह रिमझिम रसोई घर में जाकर खाना ढूंढ रही थी। तभी उसकी जेठानी उसे कहती है, रिमझिम, तुम ये जासूस की तरह क्या ढूंढ रही हो इतनी सुबह सुबह रसोई घर में? कुछ नहीं, बस खाना ढूंढ रही थी, बहुत तेज भूख लगी है। दीदी, अगर मैंने कुछ नहीं खाया ना तो मैं सच में मर जाऊंगी, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरी माँ किसी को नहीं छोड़ेगी। अरे रे, किसने कह दिया तुम्हें तुम खाना नहीं खाओगी तो मर जाओगी? सब गलत गलत चीजें अपने दिमाग में से भरा हुआ है, उसे निकाल दो। ऐसा करो, जाओ नहाकर अच्छे से तैयार होकर आओ, तब तक मैं कुछ बना देती हूँ खाने को। हाँ, बहुत अच्छी हो दीदी, अगर आप न होती तो आज मेरा मरना तय था। मैं बस अभी आती हूँ नहा धोकर, उसके बाद मैं पेट भरकर खाना खाऊंगी। पगली अब रुलाएगी क्या? जा जाकर नहा ले।
उसके बाद पता चलेगा आज क्या क्या बनेगा और तुम क्या क्या खाओगी। चलो जाओ जल्दी से नहा कर आओ। ठीक है दीदी, मैं जल्दी से आती हूँ। रिमझिम जैसे ही जाने लगती है वैसे ही उसकी सास सुनीता उसको कहती है, छोटी बहू, आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है और तुम अभी तक नहाकर तैयार नहीं हुई। पता है ना, आज तुम्हें सबके लिए नाश्ता और खाना बनाना है ताकि तुम्हें हम सब तुम्हारी पहली रसोई का तोहफा दे सके। माँ जी, मुझे कोई तोहफा वगैरह नहीं चाहिए। आप ये तोहफा दीदी को दे दो क्योंकि वही बनाएंगी खाना। मैं अभी भूखी हूँ और मुझसे कुछ भी काम नहीं होगा। वाह, नई बहू तू है या लीला है? मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मैंने कह दिया आज तुझे खाना बनाना है। और हाँ, फटाफट खाने मत बैठ जाना वरना पहली रसोई अधूरी रह जाएगी। माँ जी, मैं पहली रसोई कल कर लूँ अपनी। कल सुबह सुबह उठकर सबके लिए सब कुछ बनाकर तैयार कर दूंगी। आज मुझे चक्कर आ रहे हैं। देख बहू, तू जितना लेट करेगी, बहाने बनाएगी, उतनी ही देर तक तुझे भूखा रहना पड़ेगा। और हाँ, आज तेरी मुंह दिखाई भी है। जितनी जल्दी हो सके खाना बनाकर दुल्हन की तरह तैयार हो जा। लेकिन माँ जी, मुंह दिखाई भी आपको आज ही रखनी थी। किसी और दिन रख लो मुंह दिखाई। बहू, आज का एक भी प्लान चेंज नहीं हो सकता है। वैसे भी तुझे आज ही हमारे कुलदेवी के मंदिर जाना है। अभी अभी पंडित जी का मैसेज आया है, तुम दोनों को बुलाया है वहाँ पर। माँ जी, आप मुझ पर रहम कीजिए। मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। बहुत भूख लगी है। अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं दुबली पतली हो जाऊंगी और फिर आप सबको दिखूंगी तक नहीं। ठीक है, मुझे भी देखना है तुम्हें गायब होते हुए। और हाँ, आज तुम्हारा व्रत है, याद रहे। चल बड़ी बहू, मेरे साथ कुछ काम कर। सुनीता अपनी छोटी बहू को भूखा रहने की बोलकर अपनी बड़ी बहू को लेकर चली जाती है। रिमझिम व्रत का नाम सुनकर वहीं रोने लगती है और रोती रोती अपने कमरे में जाती है। तभी उसको ऐसे रोता देखकर सागर रिमझिम के आंसू पोंछते हुए कहता है, क्या हुआ बाबू, ऐसे क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? बताओ मुझे भी, मैं बात करता हूँ। नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे भूख लगी है। कल रात को खाया था मैंने, उसके बाद से अभी तक कुछ भी नहीं खाया। देखो देखो, भूख से मेरे हाथ कैसे कांप रहे हैं। मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। शायद मैं मरने वाली हूँ। मुझे बचा लो सागर जी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और भूखा मैं भी हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ना मेरे हाथ कांप रहे हैं और ना ही मैं मर रहा हूँ। मैं आपसे ज्यादा पतली हूँ, मुझे ज्यादा भूख लगती है। देखो मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। मैं कैसे पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए रहूंगी? हे भगवान जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। मेरे लिए आप खाना जरूर रखना। अरे क्या कुछ भी बकवास कर रही हो? जाओ नहा लो, फिर पूजा के लिए भी जाना है हमको अपने कुल देवी के मंदिर। जितना लेट करोगे उतनी भूखी रहोगी। मुझसे उठा नहीं जा रहा है। आप मुझे नहाने के लिए बोल रहे हो। देखो, आप मुझे देखो कैसे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन आपका दिल पिघलेगा नहीं मुझे ऐसे हालत में देखकर। ओके सॉरी बाबा, मैं तुमको उठाकर बाथरूम तक छोड़ आता हूँ। अब तो ठीक है, और प्लीज ये ड्रामा बंद करो। बहुत हुआ, कोई ऐसे बिना खाए नहीं मरता। ड्रामा? ठीक है, मैं खुद चली जाऊंगी बाथरूम तक। मुझे नहीं चाहिए किसी का सहारा। आज तक इतने टाइम तक कभी भूखी नहीं रही। करवा लो आप सब अपनी भूखी बहू से व्रत। मैंने कहा था कि मुझसे सब कुछ कल करवा लेना, लेकिन आपने आज ही करवाना है। रिमझिम गुस्से में बाथरूम की तरफ जाने के लिए उठती है और वैसे ही बेचारी को चक्कर आते हैं और वो गिर जाती है। देर शाम को उसे होश आता है और उसे देखकर सब हंसते हैं। भला भूख से किसी को ऐसा कैसे हो सकता है? और रिमझिम अभी तक जिंदा थी, इतने घंटे भूखे रहने के बाद भी। चलो, बहू का व्रत भी हो गया और बेचारी बहू भूखी ही रह गई। सुमन अपनी बहू अंजलि को हॉस्पिटल से घर लेकर आती है और अपने बेटे को वहाँ बुलाती है। कुछ देर में सुमन का बेटा दीपक आता है और कहता है, माँ क्या हुआ, आप आ गई हॉस्पिटल से? डॉक्टर ने कुछ बताया कि क्यों बार बार अंजलि को चक्कर आ रहे थे? क्यों, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? अब ठीक तो है ना माँ? अरे सब ठीक ही है, बल्कि मेरा अंदाजा सही ही निकला। बहू माँ बनने वाली है और तू बाप बनने वाला है, बाप। सच में माँ, ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। माँ, अंजलि ने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी दी है तो अब हमारा भी फर्ज बनता है ना कि हम अंजलि को किसी भी चीज की कमी ना होने दें। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू मेरी बहू को परेशान मत करियो। बहू का जो भी मन करे ना, उसके मन की बात ही सुनियो। ये नहीं कि तू अपने मन की करने लगे। बहू खुश रहेगी तो बच्चा भी खुश होगा। माँ आप टेंशन मत लो, मैं अंजलि और हमारे होने वाले बेबी को बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा।
कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अंजलि की जिम्मेदारी हमें ही तो अच्छे से निभानी है ना अब। और नहीं तो क्या, ऐसे समय में बहू को अकेला महसूस मत होने दियो कुछ दिनों के लिए। पति धर्म से हटकर एक करीबी दोस्त की तरह बहू की सेवा पानी करनी है। सच में अब इस घर में रौनक आने वाली है। अंजलि के माँ बनने की खबर सुनकर ही उसके घर में सब खुशियाँ मनाने लगते हैं। अंजलि का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा था। कुछ दिनों बाद अंजलि अपने बाल बना रही होती है, तभी उसका पति दीपक पीछे से आकर अंजलि को पकड़ लेता है। अंजलि चिल्लाते हुए अपने पति दीपक को पीछे हटाती है और कहती है, क्या है, आपको कोई दिक्कत है क्या? जब देखो बार बार चिपकते रहते हो। पता है ना मैं पेट से हूँ, तो मेरे पास आने की कोशिश क्यों करते रहते हो? भूल गए माँ जी की बात या याद दिलाऊं? यार तुम्हें तो बहाना मिल गया है मुझसे दूर भागने का। मुझे पता है तुम पेट से हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं तुम्हारे पास भी नहीं आ सकता। तुम क्यों ऐसा कर रही हो मेरे साथ? हटो यहाँ से, मुझे तुम्हारे पास आने से भी उल्टी आती है। पता नहीं कौन सा सस्ता सा परफ्यूम लगाया है। सच में तुम्हारे परफ्यूम की बदबू तो हमारे बेबी को भी पसंद नहीं आती है। दूर हटो। अंजलि, ये परफ्यूम तो तुमने ही मुझे गिफ्ट किया था ना, और अब तुम ही ऐसे बोल रही हो। और मुझे पता है कि हमारे बेबी को ये परफ्यूम सबसे ज्यादा पसंद है। तुम बहाने बना रही हो अपने ही मन से। हटो, सच में मुझे उल्टी आ रही है, हटो। अंजलि अपने पति को दूर करके उल्टी करने चली जाती है। ये देखकर दीपक कहता है, बेबी तो अभी तक हुआ भी नहीं है, तब भी मैं अंजलि के पास नहीं जा पा रहा हूँ। बेबी के आने के बाद तो मेरी ऐसी हालत ना हो जाए कि मुझे कमरे से बाहर ही सोना पड़े। लेकिन कोई बात नहीं, बेबी और अंजलि के लिए सब कुछ सही है। दीपक को बहुत परेशानी भी हो रही थी क्योंकि वो अंजलि के पास नहीं जा पा रहा था, लेकिन इस बात से खुशी भी थी कि जल्द ही उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला था। धीरे धीरे करके अंजलि माँ बनने की वजह से चिड़चिड़ी होती जा रही थी, और वहीं दूसरी तरफ दीपक को अंजलि के पास रहना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो नई नई बहाने बनाता रहता। कुछ दिनों बाद दीपक रात में आराम से जब सो रहा था और साथ में वहीं अंजलि भी सो रही थी, अचानक से अंजलि की आंखें खुलती हैं और वो जोर जोर से रोने लगती है। अंजलि के रोने की आवाज सुनकर दीपक की भी आंख खुल जाती है। दीपक उठ जाता है और उससे कहता है, अरे क्या हुआ, तुम इतना क्यों रो रही हो? इतनी रात में कौन सा सपना देख लिया तुमने? बेबी को भूख लग रही है। बेबी को आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। बेबी को आइसक्रीम चाहिए। आइसक्रीम दो, आइसक्रीम दो। अरे चुप हो जाओ, तुम्हारे रोने की आवाज से माँ जाग जाएगी, और अगर माँ ने कुछ सुन लिया तो वो समझेगी कि मैं ही कोई गलती कर रहा था, जिसकी वजह से तुम इतना ज्यादा रो रही हो। चुप हो जाओ मेरी माँ अंजलि, चुप हो जाओ। नहीं, मुझे नहीं पता, आइसक्रीम चाहिए। बेबी को तुम ऐसे भूखा रखना चाहते हो दीपक? इतनी रात में तुम्हें आइसक्रीम कहाँ से लाऊं मैं? और बेबी दोनों की तबीयत खराब हो जाएगी अगर तुम दोनों ने आइसक्रीम खाई तो। नहीं, बेबी और मैं बिल्कुल ठीक है। हमें बस आइसक्रीम चाहिए। देख रहे हो दीपक, तुम्हारी वजह से बेबी पेट में रो रहा है। तुम अपने बेबी की एक विश पूरी नहीं कर सकते हो। मैं एक तो क्या ऐसी 1000 विश पूरी कर दूं, लेकिन थोड़ा तो समझो ना। टाइम देखो, आधी रात हो रही है। कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं और कहाँ से लाऊं मैं आखिर आइसक्रीम? सुबह तुम्हारे लिए बहुत सारी आइसक्रीम ला दूंगा, अभी चलकर सो जाओ। नहीं नहीं नहीं, बोला ना बेबी ने उसे अभी चाहिए आइसक्रीम, तो उसके लिए अभी लेकर आओ ना, वरना मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दूंगी। दीपक, अब सोच लो कि क्या करना है। दीपक अंजलि की बात मान लेता है और आधी रात में उसके लिए आइसक्रीम लेने चला जाता है। दीपक को आइसक्रीम लाने में काफी देर हो जाती है और इसी वजह से अंजलि भी सो जाती है। जैसे ही दीपक आइसक्रीम लेकर अपने कमरे में जाता है और देखता है कि अंजलि सो चुकी है, ये देखकर वो कहता है, लो भाई, पत्नी और छोटू बेबी के लिए आधी रात में आइसक्रीम लेने गया और यहाँ पर ये आराम से सो रही हैं। अंजलि को तो उठाना भी नहीं है, कहीं उठ गई और बेबी के नाम पर फिर कोई नई डिमांड कर दी तो मैं तो गया काम से। दीपक को जितनी खुशी थी कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, लेकिन अंजलि ने दीपक को उतना ही परेशान किया हुआ था। अंजलि को जो कुछ भी करवाना होता वो उस बच्चे के जरिए उसे करवा लिया करती। ऐसे ही कई दिन निकलते हैं। कुछ दिनों बाद अंजलि के 9 महीने पूरे हो जाते हैं और वो एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। अंजलि बहुत कमजोर हो गई थी और वो बच्चे के साथ कमरे में आराम कर रही थी। तभी दीपक उसके पैर दबाते हुए कहता है, अब तो हमारा बेबी भी हो गया है अंजलि, अब तुम थोड़ा मेरे लिए भी टाइम निकाल दो। क्या दीपक, तुम्हें हमारे बेबी की जरा भी पड़ी नहीं है क्या? अभी हमारे बेबी का नामकरण भी नहीं हुआ है
और तुम हो कि हमारे टाइम की बात कर रहे हो। बेबी भी हमारी वजह से ही कितना कमजोर है। ठीक है पत्नी जी, ठीक है, दोनों खुश रहो, बेबी जी और पत्नी जी भी। अब खुश, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा जाओ, जरा फ्रूट्स काट कर लाओ। अभी अभी डिलीवरी हुई है, इतनी कमजोरी हो रही है कि मुझसे यहाँ उठा तक नहीं जा रहा है। जाओ ना, मेरे लिए फ्रूट्स ही ले आओ जल्दी से। ठीक है मैडम जी, और बताओ क्या हुक्म है? और कुछ भी चाहिए तुम्हें तो मुझे बता दीजिए। बताओ ना, मैं तो घर का नौकर ही हूँ ना, घर के सारे काम करने के लिए बैठा तो हूँ मैं यहाँ पे। तुम्हारा हर एक हुक्म मानना मेरा ही तो फर्ज है। नहीं नहीं, अभी तो बस फ्रूट्स ही ले आओ, वही बहुत है। अंजलि और बच्चे के सारे काम दीपक ही करता था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद दीपक आराम से बैठकर लैपटॉप पर अपना काम कर रहा होता है। तभी उसका बच्चा पोटी कर देता है। अंजलि दीपक को कहती है, काम क्या कर रहे हो? देखो ना, बेबी ने पोटी कर दी है। आओ यहाँ और जल्दी से इसे साफ करो। अंजलि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ और तुम हो कि इतना सा काम कर नहीं सकती हो। तुम ना ज्यादा बनो मत। अभी बोलूंगी ना कि पास आओ, तब तो काम नहीं करना होगा, लेकिन अभी बेबी की पोटी क्या साफ करने को बोल दिया, तब तो तुम्हें काम याद आ गया। आओ जल्दी यहाँ पर। अंजलि की बात दीपक को माननी ही पड़ती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद बच्चे के नामकरण की रस्म होती है। घर में पूरा घर सजा होता है। आसपास से रिश्तेदार, पड़ोसी सब आने लगते हैं। अंजलि भी उस दिन बहुत अच्छे से तैयार होती है। दीपक बच्चे को कपड़े पहना रहा होता है। तभी अंजलि दीपक को गले लगाकर कहती है, कितने दिनों बाद मैंने तुम्हें ऐसे पकड़ा है, तुम्हें बहुत मिस किया दीपक। अंजलि हटो साइड, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या कि मैं बेबी के कपड़े बदल रहा हूँ? आज घर में हमारे बेबी का नामकरण है और तुम हो कि सब ड्रामे कर रही हो। सब बाहर हमारा वेट कर रहे हैं, चलो हमें बाहर चलना चाहिए। मुझे पता है ना, तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत तड़पाया है, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं कहाँ तुम्हें तड़पा रही हूँ, मान जाओ ना दीपक। अंजलि दीपक एक दूसरे के करीब आ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ अंजलि के साथ सुमन आ जाती है। अरे चलो भाई, सब लोग आ गए हैं। अंजलि बेटा, तू बच्चे को लेकर चल मेरे साथ। पति पत्नी और बेबी, पता नहीं कब मुझे और अंजलि को थोड़ा टाइम अकेले में बिताने को मिलेगा। दीपक और बाकी के सभी लोग बाहर नामकरण के लिए चले जाते हैं। पति पत्नी के बीच में उनके छोटे से बच्चे की जगह बन जाती है।